हेलो सभी का हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर का क्लास 10वीं का सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र हल करेंगे। आपके बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न आएंगे उसी लेवल का जो ये मॉडल पेपर है इसको हम एक एक प्रश्न का हल करते हैं। यदि आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाला नया नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके। इसके अंदर इस मॉडल पेपर के अंदर 4 खंड हैं, खंड अ, खंड ब, खंड स और खंड द, और कुल मिला के इसमें प्रश्न के हैं वो आपके 23 प्रश्न दे रखे हैं और इन 23 प्रश्नों का हम एक एक करके सभी का हल करेंगे। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो अपन नहीं कर पाएंगे, है ना। संपूर्ण प्रश्न पत्र हल करेंगे। देखिए, इस मॉडल पेपर के कुल प्रश्न हैं वो क्वेश्चन दे रखे हैं 23 और इसका जो समय अवधि रहेगी आपके वह है 2 घंटे और 45 मिनट का और पूर्णांक रहेगा आपके 80 नंबर का। तो चलिए हम इस मॉडल पेपर के प्रश्नों को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न दे रखा है खंड अ का। खंड अ के अंदर पहला प्रश्न दे रखा है, निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प का चयन करना है। उसमें सबसे पहला प्रश्न दे रखा है, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड निम्न में से कहाँ हुआ था। जलियांवाला हत्याकांड निम्न में से कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था, अमृतसर में हुआ था, मद्रास में हुआ था या कोलकाता में हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है आप सभी को मालूम होगा, जो जलियांवाला जो हत्याकांड था वह अमृतसर में हुआ था। जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दे दिया जा सकता है? तो जर्मनी का जो एकीकरण का श्रेय है वह दिया जाता था ओटो वॉन बिस्मार्क को दिया जाता था, यानी इसका भी अ है वो प्रश्न राइट है हमारे, इसमें भी अ राइट रहेगा। अगला प्रश्न हमारा है तीसरा, ब्रिटेन वुड्स जुड़वा संतान किसे कहा जाता है? तो इसके जो जुड़वा संतान है वह किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को कहा जाता है जुड़वा संतान, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को कहा जाता है। चौथा प्रश्न है, जल किस प्रकार का संसाधन है? जल है वह किस प्रकार का संसाधन है? तो जल है वह नवीनीकरण योग्य संसाधन है, यानी इसका भी राइट है। पांचवा प्रश्न हमारा है, भारत की सबसे महत्वपूर्ण मृदा कौन सी है? तो भारत की सबसे महत्वपूर्ण जो मृदा है भारत की वह है आपकी जलोढ़ मृदा, ये सबसे महत्वपूर्ण मृदा मानी जाती है भारत की। अगला प्रश्न देखिए हमारा छठा प्रश्न है, छठा प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में से किस वर्ष बाघों के संरक्षण में विशेष बाघ परियोजना चलाएगी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है अ, यानी 1973 में ये बाघ परियोजना चलाई गई थी। अगला प्रश्न है सातवां, श्रीलंका में सिंहली को कब राजभाषा घोषित किया गया? तो श्रीलंका की जो सिंहली भाषा थी उसको राजभाषा घोषित किया गया, कब किया गया है? तो इसको राजभाषा घोषित किया गया है 1956 में किया गया, ईस्वी में किया गया, यानी इसका भी राइट है। अगला प्रश्न है आठवां प्रश्न है, संघीय शासन व्यवस्थाएं कितने तरीके से संगठित होती हैं? तो संघीय शासक व्यवस्थाएं ये गठित होती हैं आपके 2 तरीके से गठित होती है। 9वां प्रश्न है, सांप्रदायिक राजनीति इस सोच पर आधारित होती है कि किस पर आधारित होती हैं? तो ये धर्म ही मुख्य रूप से सामाजिक समुदाय का निर्माण करती है, यानी इसका भी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा 10वां प्रश्न है, 2 या 2 से अधिक देशों के विकास की तुलना का उपयुक्त मापदंड क्या है? तो इसका उपयुक्त मापदंड है वह प्रति व्यक्ति आय, इसका उपयुक्त मापदंड रहेगा। 11वां प्रश्न है, एक वस्तु का अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र की। 12वां प्रश्न है, सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये प्रक्रिया कहलाती है उदारीकरण कहलाती है सॉरी। इसके बाद में हमारा प्रश्न आता है दूसरा, खंड अ का दूसरा प्रश्न है। खंड अ के दूसरे प्रश्न में रिक्त स्थान वाले प्रश्न दे रखे हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी। प्राचीन काल में विश्व में दूरस्थ स्थित भागों के मध्य व्यापारिक एवं सांस्कृतिक संपर्कों का सबसे जीवित उदाहरण रूप में दिखाई देता है, तो इसका हो जाएगा बहुरूपिया, रिक्त स्थान में आ जाएगा। फिर दूसरा है, जनजातीय क्षेत्रों में रिक्त स्थान से बहुत अधिक वनों का विनाश हुआ है, तो कृषि भूमि, दूसरे में हो जाएगा कृषि भूमि। तीसरा हो जाएगा, तीसरे खर्चे में आएगा, जनसंख्या वृद्धि सामाजिक असमानता का एक रूप है जो प्रत्येक स्थान पर दिखाई देता है। अगला प्रश्न, विश्व के विभिन्न देशों की तुलना करने का प्रमुख आधार
माना जाता है। तो अधिक में आ जाएगा आपके आय होती है। पांचवा है, जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक व्यक्ति लगे हो तो उसे आजीविका कहा जाता है। उसके बाद में अगला प्रश्न हमारा है कि परिसमितियों जैसे भूमि, भवन, मशीन एवं अन्य उपकरणों की खरीद की व्यय की मुद्रा को क्या कहलाती है। उसके बाद में तीसरा प्रश्न शुरू हो जाता है, अति लघुरात्मक प्रश्न है। ये आपको एक शब्द या एक पंक्ति में इनका उत्तर देना होता है। इसी प्रकार इसी पैटर्न पर आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे भी। और इसको ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसी को इसमें से भी आ सकते हैं, इसलिए आप इसी को हल्के में ना लें। पिकेटिंग से आप क्या समझते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि किसी बात को करने या रोकने के लिए पहरा देना या धरना देना, वो पिकेटिंग कहलाता है। रेशम मार्ग किसे कहते हैं दूसरा, तो रेशम मार्ग उसको कहेंगे, रेशम मार्ग प्राचीन काल और मध्यकाल में व्यापारिक सांस्कृतिक मार्गों का एक समूह था जिसके मध्य से एशिया, यूरोप और अफ्रीका जुड़े हुए थे, जिसे रेशम मार्ग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, यह कथन किसका है कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्रीय मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई है। यह कथन किसने कहा था, आप सभी को आता होगा। चौथा प्रश्न है, बहुउद्देशीय परियोजना का कोई एक लाभ देखिए। तो बहुउद्देशीय जो परियोजना होती है उनका प्रमुख लाभ क्या है, उनसे हमें लाभ क्या होता है। तो इस प्रकार की परियोजनाएं बाढ़ जैसे भयानक खतरे को रोकने में सहायक होती हैं। दूसरा है, इससे जल विद्युत का उत्पादन होता है। अगला देखिए पांचवा, भारत के मणिपुर राज्य में कीर्तन दहन कृषि को क्या कहा जाता है। तो मणिपुर राज्य में इस कृषि को कहा जाता है पामलू कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसमें पामलू कहा जाता है, इस कृषि को पामलू कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है। तो ये पटसन होती है, उसको सुनहरा रेशा कहते हैं, पटसन फसल को कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, सत्ता की साझेदारी के किसी एक रूप का नाम लिखिए। तो सत्ता की साझेदारी का हो जाएगा छात्र संगठन, और दूसरा है यूनियन, मजदूरी यूनियन। ये दो हैं, आपको एक ही लिखना है इसमें। आप छात्र संगठन लिख सकते हैं या मजदूरी यूनियन लिख सकते हैं। नंबर है, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया था। तो अमेरिका का जो था जो आंदोलन, वह किसके नेतृत्व में चलाया गया था। तो ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर के नेतृत्व में चलाया गया था। उसके बाद में अगला प्रश्न हमारा आता है कि एक पीछे छूट गया ना, ये छूट गया हमारा 8वां प्रश्न छूट गया कि संघीय शासन व्यवस्था का उद्देश्य बताइए। तो इसका उत्तर आप सुन लीजिए। इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था में से केंद्र सरकार ज्यादा ताकतवर होती है तथा दोहरे उद्देश्य हैं, देश की एकता हुआ करती है, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। फिर अगला प्रश्न है 10वां, एजेंडा 21 क्या है, 21 एजेंडा। तो इस एजेंडा 21 है वह क्या है, तो आप सुन लीजिए इसका उत्तर। दीर्घकालीन विकास उपकरण नामक नीतियों के आधार पर नीतियां बनाने के लिए सरकार नगर परिषदों का मार्गदर्शन करने के लिए एजेंडा 21 कार्यक्रम चलाया गया था। ये एजेंडा 21 है। उसके बाद में हमारा प्रश्न है अगला प्रश्न है 11वां क्या है कि तृतीयक क्षेत्र की किन्हीं दो सेवाओं के नाम। तृतीयक क्षेत्र में कौन कौन सी सेवा आती है। तो तृतीयक क्षेत्र में परिवहन आता है, संचार के आता है, और बैंकिंग सेवाएं आती तृतीयक क्षेत्र में आती है। 12वां प्रश्न है वैश्वीकरण का कोई एक लाभ। तो वैश्वीकरण का लाभ क्या है, सुनिए। नवीन तकनीकों का आगमन जीवन स्तर में वृद्धि एवं विदेशी विनियोजन का प्रमुख कारण है, ये है इसका प्रमुख लाभ। इसके बाद में चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है और खंड ब शुरू हो रहा है। अभी देखिए खंड ब का उत्तर आपको खंड ब के अंदर ही लिखना है, खंड ब का उत्तर आपको खंड द के अंदर नहीं लिखना है। यदि आप ऐसा लिखते हैं एग्जाम में तो जो है जांच करने वाला होगा कॉपी आपकी बोर्ड एग्जाम की, वह नंबर काट सकता है, इसलिए ये भूलकर भी गलती आपको नहीं करनी है। रीडर पेस्ट बीमारी से अफ्रीका पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो रीडर पेस्ट बीमारी थी वह जो अफ्रीका में आई थी उसका प्रभाव क्या है। तो अफ्रीका में सन 1890 के दशक में रीडर पेस्ट नामक बीमारी तेजी से मवेशियों की बीमारी ने हजारों लोगों का जीवन को भाग्य बदल कर रख दिया। ये बीमारी है ये मवेशियों में आई थी और जिसके कारण कई लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया, क्योंकि वहाँ ज़्यादातर मवेशियों पर निर्भर थे अफ्रीका में। तो ये बीमारी वहाँ की भयंकर बीमारी थी। वर्तमान में जैसे कोरोना आया था वैसी वहाँ वो पशुओं में बीमारी थी। ग्रीम बंधु कौन थे, उन्होंने जर्मन राष्ट्रीय भावना के विकास में क्या योगदान दिए। तो ग्रीम बंधु कौन थे, तो इस समय जर्मन में अनेक राजनीतिक चिंतन और बुद्धिजीवियों का प्रादुर्भाव हुआ था, जो इसमें से एक थे स्टीन, है ना, ये था
इनका प्रमुख योगदान रहा है। पूना पैक्ट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। तो पूना पैक्ट आप सभी को पता होगा कि ये पूना पैक्ट किसके मध्य हुआ था। तो पूना पैक्ट अथवा पूना समझौता, ये एक ही नाम है दोनों के, पूना पैक्ट के या पूना समझौता के। ये हुआ था भीमराव अंबेडकर एवं महात्मा गांधी के मध्य पुणे की एक येवरदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 में हुआ था। महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। अगला है 7वां, जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। तो जैव संसाधन आप सभी को पता होगा कौन कौन से जैव संसाधन। इन संसाधनों की प्राप्ति जीव मंडल से होती है। वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीवन मंडल से होती है और इनके जीवन व्याप्त होता है, जैसे मनुष्य हैं, वनस्पति हैं, ये इसके उदाहरण हैं। अजैव क्या होते हैं, वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं, जैसे चट्टान हैं, धातुएं हैं, ये अजैव संसाधन हो जाएंगे। सुभेद जातियों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, 8वें का। तो 8वें का उत्तर हो जाएगा, जब किसी प्रजाति की जनसंख्या इतनी कम हो जाए कि उसके लुप्त होने की प्रबल संभावना हो तो उसे हम सुभेद जाति कहते हैं, प्रजाति कहते हैं। उसके बाद में हमारा प्रश्न आएगा 9वां प्रश्न क्या है, गहन जीविका कृषि से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। जब खेती बड़े भूभाग पर और सघन आबादी वाले क्षेत्रों में की जाती है तो उसे गहन जीविका कृषि कहते हैं। सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, तो देखिए लोकतंत्र में विवेकपूर्ण और नैतिक निर्णय लेने के लिए सत्ता की साझेदारी बहुत ही आवश्यक है मानी जाती है। अगला 11वां प्रश्न है, किस प्रकार बेल्जियम की सरकार एकात्मक प्रणाली से संघात्मक प्रणाली में बदली। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि क्षेत्रीय सरकारें केंद्र सरकार पर एकात्मक न निर्भर रही। इस प्रकार बेल्जियम की सरकार एकात्मक प्रकार की सरकार से संघात्मक प्रकार की सरकार में परिवर्तन हो गई। उसके बाद हमारा प्रश्न आता है 12वां, टॉमी स्मिथ व जॉन कॉल्स ने रंग भेद के मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर ध्यान आकर्षित किया। 13वां है, धारणीयता का नियम विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। विकास का मतलब केवल वर्तमान को खुशहाल बनाना नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भविष्य बनाना भी है। अगला हमारा प्रश्न है 14वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए 14वां है, असंगठित क्षेत्र की किन 2 विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। असंगठित क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जिसमें बच्चों को काम देने वाले संस्थानों के आकार, प्रकार और उनके जिनके कुछ ये भी घरेलू कामकाज हैं, मोटर शॉप हैं, ठीक है ना, परचून की दुकान है आदि पर जो कार्य करते हैं वे हैं असंगठित क्षेत्र के अंदर आएंगे। अगला प्रश्न है, हमारे देश में बहुत बड़ी आबादी निर्धन है, क्या इनके कर्ज लेने की क्षमता को प्रभावित करती है। तो हाँ, जब लोग गरीब होते हैं तो वे अधिक कर देते हैं। 16वां है, वैश्वीकरण प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की क्या भूमिका है। तो इस कार्य में बहुराष्ट्रीय कंपनियां बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जब वे लोग अपनी इकाइयों संसार के विभिन्न देशों में स्थापित करते हैं तो इनकी भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। इसके अलावा खंड स आ गया है। खंड स में प्रश्न दे रखे हैं आपके 17 से 20 और इनकी कुल जो शब्द सीमा है 100। 19वीं सदी के यूरोपीय उदारवादी राष्ट्रवाद से आपका क्या अभिप्राय है ना, ये है। 18वां है, बांध क्या है, इसके निर्माण का उद्देश्य क्या है, इसका उत्तर आपको लिखना है। 19वां प्रश्न, सामाजिक असमानता के शहरीकरण के योगदान को उजागर कीजिए। उसके बाद हम भारत के ऋण में औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की क्या जरूरत है, इसकी अथवा में दे रखा है। भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की गतिविधियों पर किस तरह नजर रखती है, इसका भी आपको आंसर लिखना है। इन सभी के आंसर आपको पीडीएफ के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा खंड द शुरू हो जाता है और खंड द के अंदर निम्नात्मक प्रश्न शुरू हो जाते हैं। 21वां प्रश्न है, गांधी जी ने प्रस्तावित रॉलेट एक्ट विरुद्ध एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह चलाने का निर्णय क्यों लिया, इसका विरोध किस प्रकार किया, इसका वर्णन करना है। और 22वां है, नेपाल की सत्ता संघर्ष का वर्णन कीजिए। इसी के अथवा देखा, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में संगठित विभिन्न संगठन किस तरह भूमिका निभाते हैं, इसका वर्णन कीजिए। और फिर 23वां प्रश्न हमारा शुरू हो जाता है और 23वां प्रश्न तो महत्वपूर्ण प्रश्न है माना जाता है। और 23वां प्रश्न में करना क्या, आपको दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को अंकित करना है ना। और मयूरभंज हैं, हजारीबाग हैं, पारादीप हैं और मणिकरण है। इसी के अथवा में है बेलारी है, बस्तर है, विशाखापट्टनम है और रत्नागिरी। इस भारत के मैप के अंदर इन चारों स्थानों को आपको अंकित करना है। यदि हमारे वीडियो को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में अंगूठा भी दबा दीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद। इसके साथ में ये आपको इसके प्रश्नों के उत्तर हैं, ये यहाँ वीडियो के अंदर आपको दे रखे हैं, लिखित हैं। आप इन प्रश्नों को उत्तर एक एक को
प्रश्न को देख देकर इनका उत्तर आप अपने नोटबुक में लिख दीजिए और साथ में इसको याद भी कर दीजिए। इस प्रकार के प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों के उत्तर मैंने इस यहाँ वीडियो के अंदर दे रखे हैं। आप प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आराम से वीडियो को रोक रोक कर धीरे धीरे सब प्रश्नों के उत्तर आप लिख दीजिए। इस प्रकार के प्रश्न आएंगे, इनके सभी के उत्तर हैं।